Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Order. This is the podcast where we talk about what made news, what didn't, and something that absolutely shouldn't have. Today, joining me in the studio, one of my colleagues, Anmol Preetham from News Laundry. Hi, Anmol. Hello. And second one is from News Minute, Janvi. She's News Minute's Associate News Editor based in Telangana. Am I right, Janvi? Yeah. Okay. So, on this podcast, we are going to talk about Arvind Kejriwal's arrest. Well, unless or until you are not living under the rock, a sitting chief minister is behind the bars. And he's in judicial custody in Tihar jail until April 15. But he's not the only one to be arrested in Delhi's excise policy case. Aam Aadmi Party's Manish Sisodia and Sanjay Singh were also arrested. I think Sanjay Singh received bail yesterday. Yes, yesterday. Okay, so Anmol has been covering Arvind Kejriwal's protest from the ground since day one, and Janvi has done a very important story which is like a lot talked about regarding to the Delhi excise policy case. We'll come to that later, but we'll start with Anmol. So Anmol, आपने जिस दिन अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ आप उसी दिन ग्राउंड पे गए थे, राइट? एंड आप उस दिन और भी आपका कोई स्टोरी आया था जेएनयू पे। जेएनयू जिस दिन अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए उस दिन आप मतलब कैसे पहुंचे ग्राउंड पे और क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था ग्राउंड पे? उस दिन ग्राउंड पर बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन आई कि ईडी पहुंच गई है वहाँ पर केजरीवाल के घर पर, सीएम हाउस पर, तो उसके बाद इस तरह की बातें चलने लगी, खबरें मतलब आम हो गई कि अरेस्ट हो सकते हैं केजरीवाल। तो उसके बाद मैं भी वहाँ पे गया, बाकी जर्नलिस्ट भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पर पहले ही पैरामिलिट्री लगा दी गई थी और 100-150 मीटर पहले से ही मतलब पब्लिक का जाना मना कर दिया था। पब्लिक, पार्टी वर्कर्स, इन सब का वहाँ जाना अलाउड नहीं था, सिर्फ जर्नलिस्ट जा रहे थे वहाँ तक। वो भी जिस सोसाइटी में वो सीएम हाउस है, सोसाइटी का गेट बंद कर दिया गया था और वहाँ पे बैरिकेडिंग थी, उसी के बाहर सारे जर्नलिस्ट थे। और उससे पहले एक और बैरिकेडिंग थी, वहाँ नॉर्मल लोग थे, पब्लिक थी। तो जब मैं पहुंचा तब तक वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे, नारेबाजी होने लगी थी, क्योंकि लोगों को लग गया था कि सीएम अरेस्ट होंगे। उसके बाद 1-2 घंटे की इंक्वायरी के बाद वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेट किया, कुछ तलाशी ली गई, उसके बाद ईडी ने अरेस्ट कर लिया केजरीवाल को। फिर उसके बाद क्या वर्कर्स थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस डिटेन कर रही थी, यही चलता रहा 3-4 घंटे तक। उसके बाद फिर शाम में आतिशी आई, उन्होंने प्रोटेस्ट को ओवर किया, फिर नेक्स्ट डे को कॉल दी गई। यही हुआ बेसिकली। क्या लगता है कि क्या ऑपोजिशन उस प्रोटेस्ट मतलब अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड प्रोटेस्ट को मोबिलाइज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? आपने मेगा रैली भी अटेंड किया था ऑपोजिशन का। अभी एमसीसी है, ठीक है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुका है, ठीक है, तो प्रोटेस्ट तो हो ही नहीं सकता, हर जगह धारा 144 लागू है। तो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज तो कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन वो पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि आप क्राउड को मोबिलाइज नहीं कर सकते, कहीं भी क्राउड इकट्ठी नहीं हो सकती, ठीक है। इवन इस नुक्कड़ सभा भी आप नहीं कर सकते, चौराहे के कॉर्नर पे जो होती है वो वाले उस टाइप का प्रोटेस्ट भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह दिल्ली पुलिस है। और हमने एक स्टोरी भी किया इसको लेकर कि जैसे पहले आईटीओ वाला जो था, कि आईटीओ में उन्होंने क्या किया था कि जो अरेस्ट का जो नेक्स्ट डे वाला प्रोटेस्ट था कि हम बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है उसका घेराव करेंगे, ठीक है। लेकिन आईटीओ पे बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए जो रास्ता जाता है वो बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिया गया और धारा 144 लगा दी गई। उसके बाद वहाँ मेट्रो भी बंद कर दिया गया, रूट डाइवर्ट कर दिए गए बहुत सारे, क्योंकि धारा 144 लागू है। तो उसके बाद जब लोग आ रहे थे, जो सपोर्टर्स आ रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स में आ रहे थे, 50 के ग्रुप में, 20 के ग्रुप में, इस तरह से। वहाँ वो आते थे, 1-2 मिनट नारेबाजी करते थे, पुलिस उनको उठाती थी, डिटेन करती थी और बस में लेके चली जाती थी। ये चलता रहा करीब सुबह 10 बजे से लेके 2-3 बजे तक, शाम तक, ठीक है। उस दिन ये हुआ। उसके बाद एक दिन, होली के एक दिन पहले जब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कि हम जो है एफईजी बर्निंग का प्रोग्राम इन लोगों ने रखा था कि हर विधानसभा में हम लोग एफईजी बर्निंग करेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी का और बीजेपी का। अब उसी दिन बीजेपी ने भी प्लान किया था एफईजी बर्निंग केजरीवाल का, कि केजरीवाल करप्ट है और उन पे आरोप है, उनको सीएम के पोजीशन से रिजाइन कर देना चाहिए। इसको लेके कनॉट प्लेस में एफईजी बर्निंग हुई और केजरीवाल की पूरा जलाया गया पुतला। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने खुद जलाया पुतला और लोग वहाँ पे रहे और वहाँ पुलिस नहीं थी, वहाँ धारा 144 नहीं था। लेकिन शाम को जब आम आदमी पार्टी का इवेंट था तो क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक है दिलीप पांडे, मैंने दो लोकेशन आइडेंटिफाई किए थे कि मैं 2 जगह से कवर करूंगा। बिल्कुल।
क्योंकि पूरी दिल्ली तो कर नहीं सकते। तो मॉडल टाउन और तिमारपुर 2 लोकेशन मैंने सोचा था कि यहाँ दोनों से मैं कवर करूंगा कि क्या क्या हो रहा है। जब मैं तिमारपुर गया तो मैंने देखा कि पूरा ऑफिस बंद कर दिया गया एक तरह से, ठीक है। और उस ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, दिल्ली पुलिस है, कोई वर्कर्स नहीं है। फिर उस ऑफिस का इंचार्ज राजेंद्र शर्मा वो हमें मिले। तो उन्होंने बताया कि उनको भी ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया है कि आप भी यहाँ मत रहिए ऑफिस में। ऑफिस में कोई नहीं था, ऑफिस इंचार्ज को भी बाहर निकाल दिया। और 5:30 बजे का इन लोगों का कॉल था कि हम लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन वो 3 साढ़े 3 बजे से ही वहाँ पे पुलिस मौजूद थी और किसी को वहाँ आने नहीं दिया गया। और वहाँ पर टीयर गैस से लैस थे वो लोग और डिटेन करने के लिए बस खड़ी कर दी गई। पूरा एकदम सिक्योरिटी कर दिया गया। दूसरी तरफ यही दुर्गेश पाठक के साथ हुआ, जो मॉडल टाउन की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे भी उनके दफ्तर को लॉक करवा दिया गया, ठीक है, कि आप क्राउड मोबिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि धारा 144 लागू है, आप किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और तो दिल्ली पुलिस का बहुत ही क्लियर बायस है। हाँ, वो एक क्लियर बायस दिख रहा था। और भी उसी दिन, जिस दिन उसके आईटीओ वाले इंसिडेंट के अगले दिन फिर क्या हुआ था, शहीदी पार्क है आईटीओ पर ही, वहाँ आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा। तो वहाँ भी पब्लिक मोबिलाइज नहीं होनी पाई, वहाँ भी दिल्ली पुलिस ने सेम वैसा ही किया कि यहाँ तो धारा 144 लागू है, आचार संहिता लागू है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसी से करीब 400-500 मीटर पहले राजघाट पे जाएंगे आप, तो वहाँ पर मनोज तिवारी वहाँ पर स्पीच दे रहे थे और वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था केजरीवाल के खिलाफ। तो ये तो दिल्ली पुलिस का दिख रहा था कि धारा 144 और आचार संहिता आम आदमी पार्टी के लिए तो है, लेकिन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है ऑपोजिशन को प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे आप। तो जिसकी वजह से हम देखते भी नहीं है इतना कि मतलब इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब ये एक बहुत बड़ा वजह है कि जो आम लोगों को प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। और सिटिंग चीफ मिनिस्टर आपके अरेस्ट हो चुके हैं। ऊपर से होली भी था, मतलब फेस्टिवल डे था, उसके पहले अरेस्ट किया। तो दिल्ली का जो आम आदमी पार्टी का सपोर्टर ग्रुप है वो लोअर मिडिल क्लास और झुग्गियों में रहने वाला ये है इनका मेन सपोर्टर ग्रुप। तो अब ये ऐसा नहीं कर सकता कि वो त्योहार का टाइम है और वो अपनी रोजी रोटी छोड़ के प्रोटेस्ट करने आए, और उसमें भी रिस्क इस बात का है पुलिस आपको डिटेन कर सकती है। और जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने बताया कि जैसे हाउस अरेस्ट कई लोगों को किया गया होली के एक दिन पहले, तो वो जो वर्कर है ना वो इतना मतलब एम्पावर्ड नहीं है, ना वो पैसे से इतना एम्पावर्ड है, ना वो मतलब उसको ये डर है कि अगर पुलिस ने हमको 1-2 दिन के लिए भी डिटेन कर लिया या किसी तरह से हमको हिरासत में रख लिया तो हमारे बच्चों का फेस्टिवल खराब हो जाएगा, होली खराब हो जाएगी। तो वो प्रोटेस्ट इसलिए भी कुछ लोग नहीं आ रहे। जो लोग हिम्मत करके आए भी तो वो रुक नहीं पाए क्योंकि पुलिस उनको डिटेन कर ही रही थी और वीडियो फोटो ये सब चल ही रहा था कि कैसे वर्कर्स के साथ वहाँ पे दिल्ली पुलिस उठा के ले जा रही थी। तो वो सब देखते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि वो प्रोटेस्ट पॉसिबल ही नहीं हो पाया। आप संडे को ऑपोजिशन के मेगा रैली में भी थे। कौन कौन लोग मौजूद थे, कैसा था वो? मतलब कि देखना, मतलब हम देख रहे थे कि इंडिया ब्लॉक अलायंस के कितने सारे हर्डल्स आ रहे थे टू कम टुगेदर अहेड ऑफ द इलेक्शंस। रैली काफ़ी कलरफुल थी, मतलब कैसे? सो मेनी कलर्स। आम आदमी पार्टी के येलो कलर, सीपीएम के रेड कलर, सीपीएम है, और इवन लीडर्स भी जो थे उन लोगों ने भी काफी उसमें, अब सोनिया गांधी वहां पर गई थी, ठीक है, वो एंट्री तो एकदम बहुत ज्यादा उस पूरे रैली को एक उसका एक स्पेशल मोमेंट था वो, जब सोनिया गांधी ने वहां पर, प्रियंका गांधी का स्पीच बहुत अच्छा था ना, तेजस्वी यादव का अच्छा था। तो हुआ ये कि 1 बजे के बाद क्या हुआ कि दिल्ली की पब्लिक है, संडे का दिन था, थोड़ा लेट ही आते हैं लोग, 10 बजे से टाइम था, आ गए थे, अच्छा खासा क्राउड आ गया था। लेकिन 1 बजे के बाद क्या हुआ कि गेट बंद कर दिया पुलिस ने कि परमिशन 2 बजे का ही है, अब मत जाइए, भीड़ बढ़ेगा और फिर निकालना मुश्किल होगा। तो लोगों को जाने नहीं दिया। तो रैली के अंदर जितना क्राउड था ऑलमोस्ट उतना ही क्राउड बाहर सड़क पर था। और स्टेज से सौरभ भारद्वाज बोल भी रहे थे कि दिल्ली पुलिस के जो भी अधिकारी सुन रहे हों वो हमारे लोगों को अंदर आने दे, अभी हमारा समय नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा ही है दिल्ली पुलिस का। कांट कमेंट। हाँ, दिल्ली पुलिस का। बट क्या आपको आम सपोर्टर्स या आम नागरिक मिले उस रैली के अंदर, जिन्होंने खुद वॉलंटरीली सुबह चल के आए हैं कि हमें इस रैली का हिस्सा बनना है कि ऑपोजिशन अटैक मतलब इज अंडर थ्रेट, ऐसा कुछ? हाँ, जो लोग वहाँ आए थे वो भी अलग अलग डिफरेंट स्टेट से आए थे। जम्मू से लोग आए हुए थे, पंजाब से तो थे ही, पंजाब के लोग थे, बिहार से लोग आए हुए थे, झारखंड के लोग थे। कौन लोग थे वो? क्या उनका एक सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल आप क्या कहेंगे?
और क्या उनकी डिमांड्स थी, क्या कह रहे थे वो लोग? बेसिकली जो जम्मू से लोग आए थे हम्म उनका ये कहना था कि मतलब वो केजरीवाल के काम से बहुत ज़्यादा मतलब वो इम्प्रेस हैं, हम्म ठीक है, और वो काडर के ही मेंबर थे, आम आदमी पार्टी के ही मेंबर थे, लेकिन जम्मू से और कश्मीर से वो लोग आए थे यहाँ पर सपोर्ट करने कि केजरीवाल का जो मॉडल है, जैसे कुछ चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल अच्छा लगता है लोगों को, स्कूल अस्पताल की बातें लोगों को अच्छी लगती हैं, तो ये बातें कहीं ना कहीं केजरीवाल के बारे में बहुत पॉजिटिव काम करती हैं उस क्राउड के लिए जो क्राउड सरकारी अस्पताल जाता है, जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो प्राइवेट में नहीं जा सकता। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो आपने बोला। मतलब अभी मैं कुछ इन दिनों जैसे इन द रन अप टू 2024 इलेक्शंस एक बुक पढ़ रही थी बाय प्रणय रॉय, द वर्डिक्ट। तो उन्होंने पूरा एक एनालिसिस किया है इंडिया के फर्स्ट इलेक्शन से लेके अप टू 2019, वो 2019 लोकसभा इलेक्शंस के रन अप में आया था बुक। तो उन्होंने वो एक एनालिसिस किया है, वो बोल रहे थे कि करप्शन जैसा जो इशू है या फिर ये इस टाइप के जो इश्यूज हैं कि आपके हॉस्पिटल सही होंगे, ये एक टाइम के बाद वोटर्स के साथ कनेक्ट होने बंद हो गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम किसी भी पार्टी को वोट कर दें, ठीक है, ये चीज़ इंप्रूव नहीं होनी पानी, सो वो होप खो देते हैं। तो कोई भी पार्टी इन सब चीज़ों को इशू बनाती है तो आपको कोई वोट नहीं देगा। एग्जैक्टली जैसा बिहार में है। तो जब अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर बात की, तो और वो डिलीवर इसलिए ना, जैसे वही मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, आप कहां से देख रहे हो, वो लोगों ने चेंज, मतलब वो लोगों को एक चीज वो लगी है कि इट्स बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली बात है कि आप कहां से खड़े होकर देख रहे हो, है ना। बिल्कुल। अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाने वाले लोग हैं और आप वहां से जाके उस मेंटेलिटी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाके देखेंगे, तो शायद आपको लगे कि हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट जैसा ही होता है, क्या ही बेटर है ना, क्योंकि प्राइवेट सच में अच्छा है गवर्नमेंट से, क्योंकि वहाँ इतना क्राउड नहीं है, इतने लोग नहीं है, इतने पेशेंट नहीं है, डॉक्टर्स अच्छे हैं वहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो क्राउड जा रहा था, जो लोग सरकारी अस्पताल पे ही डिपेंडेंट थे, जिनको इलाज वहीं करवाना है हर हालत में, अब चाहे वो मर ही जाए इलाज के बिना, उनको करवाना वहीं था, चाहे 6 महीने की डेट मिले या 2 साल की डेट मिले, उन लोगों ने इम्प्रूवमेंट देखी है, उन लोगों ने पहले से बेटर फील किया है केजरीवाल के आने के बाद। बात ये है, ये चीज है कि उन्होंने देखा कि पहले से बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो लोग चल के आए प्रोटेस्ट के लिए। हाँ, वो लोग आ रहे हैं और वो लोग बात भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इवन जो दिल्ली पुलिस की एक वीडियो भी हमारी काफी वायरल हुई थी, बिल्कुल, वो बस वाला दिल्ली पुलिस का जो आदमी बस चला रहा है, तो मैं ऐसे नॉर्मली मैं सोचा कि क्यों ना इन लोगों से भी बात किया जाए, ये लोग भी तो यहाँ हैं, जैसे प्रोटेस्टर, आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्टर्स हैं, बिल्कुल, दिल्ली पुलिस है, तो ये भी तो आदमी है, ये भी तो दिल्ली का ही है, ये भी कुछ फील करता होगा, इससे बात करते हैं आपको। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बताया कि केजरीवाल जी के रेजिडेंस के बाहर आप ये बस लेकर आए हैं, जिसमें यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे आपके समर्थकों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप जो ईडी की कार्रवाई है केजरीवाल को अरेस्ट करने की, उस पर क्या आपके विचार क्या है, गलती कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, राजनीति चल रही है सब। कौन गलती कर रहा है? राजनीति चल रही है ना, ये राजनीति है, जब काम करने नहीं दे रहे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं केजरीवाल को। हाँ, केजरीवाल, आपको उनका काम अच्छा लगता है? काम अच्छा लग रहा है, दिल्ली में काम अच्छा हो रहा है। दिल्ली में क्या क्या काम पसंद है केजरीवाल? काम तो सब कुछ पसंद है, ये डीडीसी की बसें भी चल रही हैं, पानी भी आ रहा है, बिजली है, पढ़ाई, स्कूलें भी काफ़ी सुधारे हैं, काफ़ी काम किए हैं, सड़कें देखो कैसी बनी हुई हैं यहाँ पे। जो आम आदमी पार्टी के समर्थक और नेता हैं, वो कह रहे हैं कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक है और चुनाव आने वाले हैं और भाजपा को डर है कि वो हार सकती है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मेन डर तो यही है ना, इस टाइम केजरीवाल का पूरा बहुमत है दिल्ली में और पब्लिक साथ दे रही है, यही है कारण कि उनको गिरफ्तार करा जा रहा है। आप भी साथ हैं? हम भी साथ ही हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम साथ हैं। लेकिन आप काम तो पुलिस के लिए कर रहे हैं। नहीं, वो तो हमारी ड्यूटी है जी, ड्यूटी है ना, हमारी ड्यूटी तो निभाएंगे, नहीं है। पहले 12,000 सैलरी थी, आज 18,000 रुपये सैलरी है, कुछ तो है ना, कुछ तो बढ़ाया है। किसने बढ़ाया आपकी सैलरी? मैंने करा था 2014 में, बढ़ाई थी सैलरी, जब से 18,000 रुपये। केजरीवाल? हाँ, पहले 12,000 में करते थे हम कलेक्टर, आज 18,000। आपकी सैलरी जो बढ़ी थी वो केजरीवाल सरकार में? जब भी बढ़ाई है उन्होंने, आते ही बढ़ाई थी सैलरी। हाँ, समर्थन तो शुरू से है, हर एक चीज़ मिल रही है हमारे को, पूरी सुविधा मिल रही है, नहीं हॉस्पिटल वगैरह में भी इलाज चल ही रहा है। तो वो बता, उसको जो बेनिफिट हुआ था, मैंने उससे पूछा भी कि आप दिल्ली पुलिस की गाड़ी चला रहे हो, आपको डर नहीं लगता? आप केजरीवाल की तारीफ कर रहे हो? कह रहा नहीं, सच में उसने हमारी जिंदगी में बदला है, और सच बोलने की मैं कोई
गुरेज नहीं है। बिल्कुल और एक कॉमन सवाल है, देखो बिल्कुल। जो दिल्ली का वोटर है, एक तो ये जो झुग्गियों वाला वोटर है या जो लोअर मिडिल क्लास वोटर है केजरीवाल को जाता है, लेकिन जो मिडिल क्लास वोटर केजरीवाल को जाता है या वो वोटर जो लोकसभा में बीजेपी को वोट करता है लेकिन असेंबली में केजरीवाल को वोट करता है, उस वोटर के मन में भी ये बहुत बेसिक सा सवाल ये है कि कुछ तो गड़बड़ है। केजरीवाल को अरेस्ट करने के पीछे कुछ तो गड़बड़ है और इसमें सरकार की मंशा साफ नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने ये नैरेटिव और आम आदमी पार्टी ने ये नैरेटिव बहुत अच्छे से आम लोगों में सेट कर दिया और ये परसेप्शन बढ़िया बना दिया है कि सबूत नहीं है, सबूत दिखाओ फिर अरेस्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल। एक सीएम को मतलब ये चीज लोगों तक पहुंच गई है। ये हमारे लिसनर्स के लिए कि ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के अंदर मेजर चार्जेस है पीएमएलए केसेस के लिए, जो कि एक बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट है। इट्स लाइक वेरी सिमिलर टू यूएपीए, जिसके अंदर आपको सेंट्रल एजेंसीज को एक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं चाहिए आपको अरेस्ट करने के लिए, वो सिर्फ प्रिवेंशन के बेसिस पे भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं और उसमें बेल इतना आसानी से नहीं मिलता है। तो यहाँ तो ये जो परसेप्शन है ना कि ईडी या कोई भी है कुछ सबूत दिखाओ फिर अरेस्ट करो केजरीवाल को, तो ये चीज ये जो परसेप्शन है, ये जो नैरेटिव है, ये दिल्ली के लोगों तक पहुंच गया है। और ये लोग चाहे ऑटो वालों हो, कैब ड्राइवर हो या कोई भी बस ड्राइवर हो, सब ये बात जरूर कह रहे हैं कि भाई चलो मान लिया भ्रष्टाचारी है, आपको लगता है वो भ्रष्टाचारी है, सबूत तो दिखाओ, जनता को सेटिस्फाई तो करो, पब्लिक को सेटिस्फाई करो कि क्या प्रूफ है कि केजरीवाल भ्रष्ट है, मनी ट्रेल दिखाओ, प्रूफ दो। और प्रूफ नहीं दिया जा रहा, इसलिए केजरीवाल को लेकर सिंपैथी लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक ये हम लोगों के लिए भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग सारे टाइम नेशनल मीडिया को देखते हैं कि हम लोग को लगता है कि पूरे के ज़्यादातर लोग नेशनल मीडिया को देख रहे हैं, उन पे क्या चल रहा है। हम लोग ये सोचते हैं कि वोटर्स अब बस वैसे ही वोट करेंगे, सब उनकी बातों पे आ चुके हैं। ऐसा नहीं है, जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो ऐसा नहीं है। सो अनमोल, आपसे एक और सवाल मेरा ये कि एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो कि करप्शन को फाइट बैक करेगी, इस पूरे एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है और इसीलिए पावर में आई थी क्योंकि उन्होंने लोगों में एक होप दिया था। आज वो करप्शन के एलिगेशंस के ऊपर बुक्ड है, पूरी टॉप लीडरशिप जेल में है एक तरीके से। और वो भी बहुत क्रूशियल टाइम पे, जब 2024 इलेक्शंस हैं, जब आम आदमी पार्टी, जो कि खुद बोलती थी कि हम कभी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, उन्होंने दिल्ली में अलायंस किया है कांग्रेस के साथ। सो 10 सालों के अंदर सब कुछ कैसे इधर से उधर हो गया। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, तो इंटरनली क्या बता सकते हैं कि क्या पार्टी का इंटरनली मोराल कैसा है इस वक्त? देखो, केजरीवाल की जो इमेज थी, जो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकल के आया था, वो क्या था, उनका 2-3 लाइन बहुत फेमस थी, सब मिले हुए हैं जी, सब चोर हैं जी, सारे करप्ट हैं जी। वो आज भी वायरल होता रहता है ना। ये बहुत एकदम केजरीवाल, और सबके एलिगेशन इतनी बड़ी बड़ी डेली फाइल लेकर आते थे, सबके खिलाफ उनके पास फाइल था, है ना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास फाइल था, सोनिया गांधी के खिलाफ फाइल, सबके खिलाफ उनके पास फाइल था, है ना, सिर्फ एलिगेशन के बेसिस पे। तब तो आप सबको कहते थे कि सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, सबको जेल में डाल दिया जाना चाहिए, आप पे भी एलिगेशन ही है, ठीक है, आपको रिजिग्नेशन देना चाहिए अगर मोरल हाई ग्राउंड ले तो विद इन द पार्टी आम आदमी पार्टी का मतलब जो सिस्टम था वो बहुत केजरीवाल सेंट्रिक था, है ना। पूरा ऐसा नहीं था, हाँ, इस तरह से नहीं था कि बहुत चैनलाइज्ड चीजें हों। एक चीज और भी है कि इनके साथ जो इनके वर्कर्स थे वो उतने कनेक्टेड अब नहीं रहे जितना 2020 तक थे। आम आदमी पार्टी का जो काडर था वो इसलिए क्योंकि 2020 का इलेक्शन जिसने भी कवर किया होगा वो जानता होगा इस बात को कि आम आदमी पार्टी ने 2020 के इलेक्शन में अपने वर्कर्स को भाव ही नहीं दिया, अपने काडर को फुटेज ही नहीं दिया। सब कुछ इतना वेल कोऑर्डिनेटेड था और इन लोगों ने पीआर एजेंसी हायर की हुई थी, हर चीज़। तो वर्कर का जो पार्टी को लेके एक फील होता है, वर्कर जो पार्टी से जुड़ाव महसूस करता है इलेक्शन टाइम पे, वो नहीं जुड़ पाया क्योंकि सारे काम इन लोगों ने स्पॉन्सर्स करवा दिए थे और एजेंसियां काम कर रही थी, और वर्कर्स की राय और वर्कर्स से फीडबैक, ये सब सिस्टम खत्म हो गया था 2020 आते आते। इसीलिए अभी विद इन द पार्टी भी आम आदमी पार्टी के लिए खुद भी ये बड़ा चैलेंज है कि वो 2020 से पहले वाला जो उसका काडर बेस था उसको कैसे रिगेन करे, पहले जो सेंटिमेंट था आम आदमी पार्टी के लेकर लोगों के बीच, उसको कैसे रिगेन करे। क्योंकि लोग से केजरीवाल के काम से खुश हैं, जो लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं,
और जो लोग सिंपथाइज भी कर रहे हैं फिर भी वो आम आदमी पार्टी को लेके इतना सेंटिमेंटल नहीं है, मतलब वो काडर फील नहीं कर रहे हैं, वो केजरीवाल को लेके हैं। तो आप पूरा प्रोजेक्ट भी देखोगे आम आदमी पार्टी का तो वो केजरीवाल सेंट्रिक है, एक काडर बेसिस नहीं है कि केजरीवाल हमारा बेटा है, हमारा हीरो है, ठीक है, दिल्ली की तो अब जान है। लीडरशिप एक तरीके से हाँ, तो मिसिंग वो हो गया है। केजरीवाल को सेंटर में रख के और उनके इर्द गिर्द चल रही है, ठीक है। तो नॉर्मल पब्लिक को ऐसे काडर बेस पे तो मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए भी है, ऐसा नहीं, और वो दिख भी रहा है लोगों को। आने वाले 2024 इलेक्शंस बहुत कुछ हाँ, बताएंगे काफी। कि वोट शेयर्स किनका किस पार्टी का इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है। हाँ, So now we'll come to Janvi, and who has done this story on P. Sarat Chandra Reddy, who was one of the accused in the Delhi excise policy case. And we'll ask from Janvi only, what is this story about? Well, but for our listeners, this story was much talked about. I was listening to Atishi Marlena's press conference, और इसके अंदर she had mentioned your findings. So Janvi, what is your story about? Who is this person? Yeah. So just to give a little context about like the South India Connect Yeah, case, South India right? Connect. Yeah. So basically the allegation is that a group of people from South India, ED is calling them the South group, but actually they're like a Telugu group. They're all from Telugu states. The biggest name in this group is former Telangana Chief Minister KCR's daughter Kavita, and Sharat Chandra Reddy, who is the person of interest in this particular story. A former YSRC MP called Magunta Srinivasulu Reddy and his son Raghav. That man has now joined TDP and he's contesting from there. So a lot has happened. So these four people are whom the ED refers to as the South Group. And the allegation is that these people, Sharat Chandra Reddy and the Magunta family, have like direct connections with liquor business, and they wanted to foray into the Delhi liquor business. And so to gain control of the liquor business in Delhi, they paid 100 crore rupees to Aam Aadmi Party. And these funds, the ED alleges, were later used for the Goa Assembly election campaign by the party. And so in this quid pro quo, there was a cartelization of the liquor business in Delhi, and so all of that, right? And so the scale of the scam is that 100 crore rupees of bribes, and also it alleges that the loss to the Delhi government, the exchequer loss, was around 2,800 crore because of this whole arrangement. So for us in South India, the biggest name of interest was Kavita, KCR's daughter. So the day the first set of data was revealed, the donor data, was when immediately afterwards Kavita was arrested. And Sharat Chandra Reddy was the other big name whom everyone has been following since Kavita was questioned, right? Because she was questioned when the BRS government was still in power, and they were critical of the BJP government, so there was that equation happening. So Sharat Chandra Reddy was arrested. He's the director of Aurobindo Pharma, which is a major pharmaceutical company. It's run by his father, who's a billionaire, and he's one of the directors. So he eventually, like in 2022, he was arrested, and in 2023, he turned approver immediately after he got bail. So meaning he agreed to testify against Kavita and his other co-accused. He and the other South Group member, the Magunta family, the former YSRC MP, Pramantra, his son. So both of them turned approvers, which basically means they agreed to testify against Kavita. So now when the donor data was revealed, we could see that Aurobindo Pharma, which is directly connected to Sharat Chandra, they had donated in total some 55 crore. At that point, we didn't know what was donated to which party. But the one interesting spike was that he was arrested on November 5th, 2022. And just 5 days later, November 11th, Aurobindo Pharma gave 5 crore. We didn't know whom at that point. Correct. We were desperate for connection. So we tried to see like who had withdrawn funds right after in that phase of the bonds and everything. So it could be a bunch of parties. So then we had to wait until the party data was released, right? So then it turned out that the 5 crore was donated to the BJP. Sorry to interrupt you, Janvi, but this is for our audience that the donor, like the electoral bonds data was released in 2 sets. Like as you mentioned, like the first set mentioned only the donors list, a separate donors list and a separate donee list. But we could not, like as reporters, we could not correlate between the 2 lists. And there was a week later, I think about a week later, the second data set was also released by Election Commission of India, as it was submitted by State Bank of India to the Election Commission of India when the reporters were able to make the
correlations. Yeah, now please continue. Yeah. So yeah, when the correlation happened, what we realized was that immediately after the arrest in 2022, Sharat Chandra Reddy's company donated 5 crore to the BJP. BJP. Okay. And after he turned approver, so he turned approver in 2023 June. And a few months later in November, they again donated 25 crores To the BJP? to the BJP. So 30 crores from his company alone. Total 55 crore from Aurobindo Pharma and a couple of associated companies. 55 crore has gone through companies related to Sharat Chandra Reddy to the BJP. In terms of his statements, his statements to the ED, so he turned approver in June. He got bail a little earlier in May on medical grounds, but the ED didn't oppose his bail plea. And now when Kavita was arrested and when ED sought her custody, they have provided the statements of all the approvers as well. So Sharat Chandra Reddy turns out in April, like even before his bail, he told the ED, like he basically confessed and blamed Kavita. He said Kavita did, he claimed that Kavita did sort of call a bunch of people, a bunch of the accused, and tell them that Aam Aadmi Party has asked for 100 crores and you guys have to arrange this money. So Sharat Chandra Reddy said that he didn't give money because apparently he didn't have money. He said once the business starts, I'll give. So he hasn't confessed to actually giving money, but he accused Kavita of demanding the cash. And the former YSRC MP, the Magunta family, which is involved, they admitted to giving her 25 crores in cash. So those are the approval statement, which like heavily implicate Kavita in the case. And this man also has a few other political connections, like Sharat Chandra Reddy. In the past, he has also been named in the Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy. Yeah, I was coming to that. Like, reporters can't exactly say that, this money was donated only to get this in return. But it's just the timelines which hint at the fact that, maybe a sort of quid pro quo has happened. But this Sharat Chandra Reddy case is specifically interesting because in the past, you have written in your story that he has been also accused of in other quid pro quo with the government. What are those? So his name came up in this Jagan's disproportionate assets case, the quid pro quo. So back in 2012, apparently another company called Trident that he was heading at that time, not anymore. That company was supposed to have benefited from a land sale agreement with the Andhra Pradesh government. So that was the allegation. That's still under trial. And so recently, in fact, he was named on the TTD board, the Tirumala Tirupati Devasthanam's board, which is like a big deal in Andhra. Under the YSRCP government, but he hasn't donated anything. He's also related to YSRCP through, so his brother is married to the daughter of a YSRCP MP who's very close to Jagan, who's also accused in this disproportionate assets case. So there are a lot of those interesting connections, but at least through electoral bonds, he hasn't, or his companies haven't donated to YSRCP. In fact, they have donated to their opposition, TDP, they have donated small amount, and to BRS as well. But that was before this whole case. Saturday ko Aam Aadmi Party had done a press conference on this story. So how did you find the story, Janvi? Like, I remember the day when the electoral bonds data was released, like all the reporters were just rushing to convert the PDF into Excel and going through all the names. There are 1,300 individuals and companies. So how did you? The day the donor list came, a part of Project Electoral Bond, a group of reporters had already, they had made a list of companies that were sort of rated or had some problems with the ED or IP, and then they donated money, right? So Aurobindo featured on that list with this connection that he was arrested by ED and his company donated. So like I said, then we were trying to make connections with parties, but it was too early. So we decided to wait for the party correlation data. So when it came, it was very obvious. Okay. So I think really important. But I understand for our audience, this can be a bit overwhelming to understand what is the South connection, the whole Delhi excise policy case, because it dates back to, I think, 2021. But there's one article which I think everyone should read, and it's really helpful. It will untangle a lot of things for you. It is by Samarth Bansal on splainer.in, and you'll understand everything just by reading that one article. So this brings us to the last section of the podcast, which is, I think, the most interesting and the fun section. It's about the recommendation section. So I think we'll start with Janvi. Anatomy of a Fall. I really like Anatomy of a Fall. Okay, where can we watch it?
I don't think it's streaming, but it should soon. It's like Oscar nominated, no? So I Okay, think and what is it about? it's about this woman who's so her husband dies and she sort of gets implicated. Like questions are raised whether she killed him. And it's about the trial. It's set in France, and yeah, it's quite interesting. Okay, okay. अनमोल, आपका क्या रिकमेंडेशन है? मीडिया कंट्रोल पढ़ लो सब लोग, एक छोटी सी बुक है अच्छा, नॉम चॉम्स्की की। हाँ, तो बेसिकली अभी कुछ दिन पहले ये बात भी हो रही थी कि अभी मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा था समदीश के साथ, एक पोर्शन प्रशांत किशोर का, जिसमें समदीश प्रशांत किशोर से ये पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है बीजेपी से, कि मतलब ये डिक्टेटरशिप टेंडेंसी है इन सब चीज़ों को लेकर, कि प्रॉब्लम क्या है बीजेपी से। तो प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। उन्होंने ये बोला कि प्रॉब्लम ये नहीं कि बीजेपी जीत रही है 10 साल से या बहुत सारे स्टेट में ये गवर्नमेंट बना रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी सिर्फ आपसे आपका वोट नहीं मांग रही है, वो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाह रही है। वो आपसे वोट तो ले रही है, लेकिन वो साथ में ये भी कह रही है कि आप इनकी पूजा करो, आप आप ये खाओ, आप ये पहनो ना। तो वो ये जो चीज़ है कि, और ये चीज़ हम ग्राउंड पे भी देखते हैं कि कैसे लोग जो है वैचारिक रूप से लोग कैसे, अभी लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, लोग वायलेंट हो रहे हैं। लोग किस तरह से जो बहुत बेसिक किसी भी जगह पे, किसी भी सोसाइटी में बहुत बेसिक चीज़ होती है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो सब कैसे रिलीजन के बेसिस पे हो रहा है कि मतलब किसी और रिलीजन की फीमेल है तो आप उसको पकड़ के उसके ऊपर रंग लगा दे रहे हो। वो डजंट मैटर वो दवा कराने जा रही है या वो बीमार है ना। आपने वीडियो देखा होगा, अभी आया था विजनौर से। तो ये सब जो चीज़ें हो रही कि कैसे पब्लिक जो है ट्रिगर हो जाती है, कैसे पूरे एक सोसाइटी को, एक देश को आप प्रोग्राम कर सकते हो एक नई चीज़ के लिए विद मीडिया। वो मीडिया कंट्रोल में बताया गया। Interesting recommendation. My recommendation is, one is definitely Samarth Bansal's piece on Splendor. The other is an Assamese movie, Amis. It was released in 2019. It's very interesting watch because it's a love story between a woman who is in her middle age and a guy who is, I think, who is just in college, and they fell in love with each other over their passion for meat. And then over that time, the woman discovers that she is a human cannibal. Like she likes to eat human flesh, and the guy offers his flesh to her. So it's very interesting. It's a psychological thriller, but I was not happy with the ending. But this is not a movie podcast, so yeah, that's you must watch it. So with that, this podcast is adjourned. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.